हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिल्कुल बेसिक से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो क्या होती हैं, या तो इक्वालिटीज़ होती हैं या इनइक्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, बाद में सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे उससे रिगार्डिंग कि कैसे इक्वेशंस फॉर्मेशन होगी, कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो आज का हमारा और वैसा भी मोस्टली सभी के सिलेबस का भी यही टॉपिक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें इन जनरल हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में एक सिस्टम है, ठीक है ना, जिसके पास में कितनी इक्वेशंस हैं, m इक्वेशंस हैं, और कितने वेरिएबल्स में है वो n वेरिएबल्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आप सभी को पता है कि जब m इक्वेशंस हैं, ठीक है, और n वेरिएबल्स हैं, तो आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा लास्ट में। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का होगा, यहाँ पर जो a मैट्रिक्स लिखते हो ये कितने ऑर्डर का होगा, m क्रॉस n, है ना, ये m क्रॉस n ऑर्डर का होगा, और यहाँ पर एक b वेक्टर और आएगा। ठीक है ना, ये जो b1 b2 m है ये यहाँ पर आएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन किस केस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात वहीं पे कर सकते हैं ना जब हमारे पे एटलीस्ट ये तो कंफर्मेशन हो कि हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मींस अगर आप रैंक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आपका जो पूरा ऑगमेंटेड सिस्टम है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और जो ए मैट्रिक्स होती है, जो ए बी मैट्रिक्स लिखते हैं ना, या फिर ऑगमेंटेड ए डबल डॉट बी करके भी इस तरीके से लिखते हैं, तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए मैट्रिक्स की रैंक, अगर दोनों मैट्रिसेस की रैंक इक्वल है तो उस केस में क्या होता है, श्योरिटी होती है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, जितना ए का ऑर्डर है, बिल्कुल मतलब जितनी इसके अंदर रोज या कॉलम्स है, मिनिमम नंबर, अगर उतना ही हमारे पे क्या हो, अगर उतना ही हमारे पास में रैंक हो ए का भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी, तो सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, और अगर उससे कम हो तो हमारे पे क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इतना सभी ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल रैंक के चैप्टर में सब ने पढ़ा रखा है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले बात करता है, लेट्स स्टडी द केस वेयर m इज इक्वल्स टू n। ठीक है, तो जब m इक्वल्स टू n है और अगर a की रैंक n है, अगर m और n इक्वल है, ठीक है, और a की रैंक n है, इसका मतलब a का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि बिल्कुल जितना ऑर्डर है उतनी ही रैंक, और ये तो नॉन जीरो होगा ना डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जब सिस्टम ये बना था ax इजिकल्स टू बी, तो सॉल्यूशन क्या होगा उसका, x इजिकल्स टू a इनवर्स b। तो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, a का इनवर्स फाइंड आउट करने की। ठीक है, इनवर्स भी यूनिक ही होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। नाउ वी शैल डिस्कस लेटर व्हाट हैपेंस व्हेन रैंक विल बी लेस देन n। ठीक है, जब रैंक n से कम होगा उस केस में क्या होगा, वो हम फिर से आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि सॉल्यूशन किस तरीके से, जो यूनिक सॉल्यूशन है वो कौन सी इक्वेशन से डिफाइन होगा, x इजिकल्स टू ए इनवर्स b से। ठीक है ना, मतलब अगर इसके कंपोनेंट वाइज की बात करूँ मैं, तो a के a इनवर्स को b के साथ में मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है ना, मीन्स जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो x1 आ जाएगा, है ना। जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका ए इनवर्स है, ये आपका b है। ठीक है, तो जब इसकी फर्स्ट रो को b के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x1। सेकेंड रो को b के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x2। तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कंपोनेंट वाइज ही लिखा हुआ है कि जब कंपोनेंट वाइज फॉर्म में लिखते हैं तो सॉल्यूशन इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है ना, आगे बात कर रहा है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दिस समेशन ओवर जे ए जे आई बी जे इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म फ्रॉम ए बाई रिप्लेसिंग ith विद बी। ठीक है ना, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का भी। कब, जब इसकी किसी ith कॉलम को हम b के साथ में रिप्लेस कर दें। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को xi फाइंड आउट करना है तो मैं ये पूरी टर्म फाइंड आउट करने की बजाय क्या कर लूँ मैं, जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट कंपोनेंट निकालना है,
ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट कॉलम है ना ए के अंदर, उस कॉलम को तो मैं बी से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, और बाकी सबको एज इट इज़ रख दूँ। तो क्या हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लूँ, तो क्या मिल जाएगा, ये टर्म मिल जाएगी, ये जो ब्रैकेट में है ये, और फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को x1 मिल जाएगा ना, यही लिखा हुआ है आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1, x2, xn को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। और यही क्या होता है, क्रैमर्स रूल होता है किसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्रैमर्स रूल से भी हम किसी का इन्वर्स या सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, गॉसियन रिडक्शन स्कीम भी होती है एक, जिसमें हम क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इन सब कोफिशिएंट्स को जीरो बनाते हुए एक ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, और फिर उससे सभी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बस उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले x1 को सबसे हटा दिया, ठीक है, और खुद x1 का कोफिशिएंट भी खुद यहाँ पर यूनिटी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे आगे चला तो ये इस तरीके से फॉर्म हमारी बन जाती है, ठीक है। उसके थ्रू भी हम इन्वर्स या सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो चलिए अभी हम वापस आते हैं, हमने उस अब जो अब तक पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या क्या कहा था कि m = n मान लिया था, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं कौन सा केस, जब m और n डिफरेंट है, मतलब जनरल केस कंसीडर कर लिया। तो m n से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अगर जनरल बात करें तो, ठीक है। टू बिगिन वी विश टू डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच वी नो दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन टू दिस, ठीक है। तो अब हमें क्या है, हमें सिर्फ वो कंडीशंस चाहिए, कौन सी, जिसमें हमारे पे एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हो ही हो, ठीक है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है जिनमें सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं कंडीशंस पे बात करेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू डू दिस वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द m + n क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स तो कौन सी है, जो A मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लिया, तो कितना हो गया, m क्रॉस n + 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जिसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और वही जो ऊपर बताया गया है, इसमें क्या कह रखा है कि अगर ऑगमेंट, और ये हमें पता ही है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का A मैट्रिक्स है वो तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर होता ही होता है ना, उसी का माइनर होता है वो, माइनर या मतलब उसी की सब मैट्रिक्स होती है, माइनर छोड़िए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हमेशा A के रैंक से ग्रेटर देन और इक्वल होगा, ठीक है। और यहां पर केस चलेगा कि जब बिल्कुल ग्रेटर देन होता है, उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा केस हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और A मैट्रिक्स का रैंक अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पे कौन सा केस रह जाएगा, इसका मतलब कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और A मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है, ठीक है। और अगर इक्वल है, साथ में n के ही इक्वल है, n या m के ही इक्वल है, जो गिवन था, मींस जो ऑर्डर बन रहा है उसी के इक्वल है एग्जैक्ट, तो उस केस में क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर उससे कम है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या कह रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए सेट ऑफ k कॉलम्स फ्रॉम ए, ठीक है ना। रैंक की डेफिनेशन तो यही कहती है कि अगर रैंक का अगर k है, इसका मतलब यहाँ पर k कॉलम है जो कि क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सच दैट every column in AB and in particular B can be written as linear combination of these k columns, ठीक है ना। देखो AB का भी और A का भी रैंक k ही है, दोनों का रैंक k है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पे कितने कॉलम्स हो गए, अब कितने कॉलम्स हो गए, m कॉलम्स तो हैं A के, ठीक है ना, और सॉरी n, m क्रॉस n की बात कर रहा हूँ, और A कॉलम है हमारे पे कितना है, B का है, मतलब टोटल हमारे पे हो गए n+1। तो इन n+1 में से कोई k कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे, और जो बाकी बच गए सारे, मतलब A के भी साथ में B भी, इन सबको इन k की कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यही बात कही हुई है, हैंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन टू दिस। तो यहाँ पर तो इस केस में क्या बात करेगा कि हाँ, हमें कंफर्म हो जाएगा कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इनफैक्ट ए सॉल्यूशन विद नो मोर देन k ऑफ द वेरिएबल्स डिफरेंट फ्रॉम 0, ठीक है ना। और कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ये भी देखिए आप, k डिफरेंट है,
ठीक है ना, के ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बाकी सारे तो डिपेंडेंट बच गए। इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम के वेरिएबल्स, ठीक है ना, टोटल कितने वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर n+1, क्योंकि n+1 कॉलम्स है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम के वेरिएबल्स हमारे क्या हो सकते हैं, नॉन जीरो हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम जीरो, बाकी सभी जीरो ही होंगे, यही बात चल रहा है, ठीक है। और इस केस में जो सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। जब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मिले ही मिले तो सिस्टम को क्या कह देते हैं हम, सिस्टेट ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा रिवाइज होगी हमारी बातें, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अभी आप सब लोगों को बेसिक सॉल्यूशंस को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक। तो हम बेसिक सॉल्यूशंस में क्या कर रहे हैं, we now wish to study solutions of a set of m equations ax is equals to b, ठीक है। और जहां पे n ग्रेटर देन m है, ठीक है ना, इक्वल की तो बात ही नहीं चल रही, ठीक है। जनरली मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो क्या है, m से ज्यादा है, ठीक है ना, विच हैव एज मैनी ऑफ द वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो एज पॉसिबल, और जितने जीरो हो सकते हैं उतने पॉसिबल हैं, ठीक है। मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जनरल क्या मान लिया यहाँ से, बिल्कुल सिंपल सी बात ये चल रही है कि m ग्रेटर देन n है, ठीक है। तो अब रैंक a की और ab की रैंक इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे, अगर इक्वल है तो क्या m के ही इक्वल है, अगर m के ही इक्वल है तो हमारे पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन रहता है, अगर m से भी कम है तो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आता है, हमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन की बात करनी है, ठीक है। तो हम इन जनरल क्या कर लेते हैं, इन जनरल समझिए आप इस बात को, ये यहां पर देखिए, ठीक है। ये मान लो ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है, यहां पर है 0, इस रैंक के कंसेप्ट को यहां पर समझिए, ये है आपका 0, ये m है, ठीक है, और ये कितना है, यहां पर n लाई करता है, ठीक है। अगर आपकी रैंक ए और ए बी की रैंक अगर इतनी है, बिल्कुल m के ही इक्वल है, तो इस केस में क्या एग्जिस्ट करता है, आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जब सॉल्यूशन ही यूनिक एग्जिस्ट करेगा सिस्टम के लिए तो इससे ज़्यादा तो कोई बात ही नहीं हो सकती, इसमें हम ऑप्टिमलिटी की या ये तो कोई बात ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे तब हम बात कर सकते हैं ना कि एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस, मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो मतलब हमारे एलपीपी में केस कहाँ बनेंगे, एम से इधर इधर बनेंगे, ठीक है, एम से इधर। इन जनरल हमने मान लिया कोई के रैंक, कोई भी के रैंक है, ठीक है। इसका मतलब ए की भी रैंक के है, ए बी की भी रैंक के है, यहां तक कंफर्म हुआ, ठीक है ना, दोनों की रैंक के है, ठीक है। और अब दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं वो आप ये समझिए कि देखिए एम नहीं ले सकते, बिल्कुल क्लियर बात है कि एम नहीं ले सकते, लेकिन एक सीधी सी बात ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आपका एम से भी कम रैंक हो रहा है तो उस केस में पता है क्या कंडीशन बनती है, अगर आप पढ़ोगे तो, कि मान लीजिए आप पे 5 इक्वेशंस थी या m इक्वेशंस थी, लेकिन आपका रैंक के ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब के नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स या लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हो सकते हैं ना। तो बाकी हुई जो बची हुई m-k हैं उनको मैं इन के की फॉर्म्स में लिख सकता हूं, के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। मतलब कि जो बाकी की जो इक्वेशंस हैं ये क्या है, ये कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डालेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो इफेक्ट है वो तो के ने ही डाल दिया ना, ये सारी तो खुद के हिसाब से लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो के हैं वही जरूरी हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो m-k हैं वो कोई नया इफेक्ट नहीं डाल पाएंगी। तो मैं चाहूं तो जब सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट भी करूं तो मैं उन m-k इक्वेशंस को छोड़ दूं एक टाइप से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस वजह से उन m-k इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, रेड्यूडेंट इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये वर्ड यहाँ पर रेड्यूडेंट लिखा हुआ है, रेड्यूडेंट का यही मीनिंग है, ठीक है। आप समझ में आया रेड्यूडेंट का मीनिंग क्या होता है। तो अब इन जनरल हम क्या बात करेंगे कि हम इस के एम एन बहुत सारे नंबर्स हमारे पे हो गए, इन जनरल हम मान लेते हैं कि हमारे पे कोई भी रेड्यूडेंट इक्वेशन है ही नहीं, रैंक हमारा एम ही है,
ठीक है। और अगर हमारे पास रेडंडेंट इक्वेशन होगी तो हम उस इक्वेशन को छोड़ देंगे और m को ऑटोमेटिक m-1 मान लेंगे, मतलब कि m की जगह ही m-1 मान लेंगे। कहने का मतलब जो लास्ट में जो रैंक एग्जिस्ट कर रही है ना, उसको वापस से m नाम देके और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आप सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर बिल्कुल सीधा सा बात कर रहा है कि गिवन ए सिस्टम ऑफ m साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है। इफ एनी m क्रॉस m नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज चूजन फ्रॉम A, ठीक है, कि जब रैंक ही m है तो कह रहा है जब रैंक m है तो कोई भी m क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स चूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना, A में से। एंड इफ ऑल द n-m वेरिएबल्स, ठीक है ना, कौन कौन से वेरिएबल, n-m नॉट एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स, ये जो m क्रॉस m ऑर्डर की चूज कर रहे हैं इस ऑर्डर के मैट्रिक्स, अगर वो सारे इक्वल हैं जीरो के, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, जो वेरिएबल्स इस m क्रॉस m के कोरस्पोंडिंग नहीं है वो सारे जीरो हैं, तो सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। और जो m वेरिएबल हैं जो इस m के ही कोरस्पोंडिंग थे, ठीक है ना, जो इसके कोरस्पोंडिंग नहीं है वो तो जीरो हैं, जो इसके कोरस्पोंडिंग थे उनको क्या कहा जाएगा, बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बात समझने की है, बेसिक, नॉन डिजनरेट, डिजनरेट, यहाँ पर बिल्कुल सीधा यही समझने का है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम डेफिनेशन एक बार पढ़ ली, अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये A मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपकी कितने ऑर्डर की है, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैट्रिक्स का रैंक होता है वो क्या होता है कि एटलीस्ट हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर कितने का होगा, वही रैंक होता है ना, अगर माइनर की टर्म्स में बात करें, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये ले लीजिए 4 क्रॉस 5 ऑर्डर की है, ठीक है, तो इसका रैंक क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू 4 ही रहेगा ना इसका रैंक, तो लेकिन ठीक है, मतलब और हम इन जनरल मान लिया कि रैंक इसका 4 ही है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 4 रहेगा वैसे तो, लेकिन हमने मान लिया कि चलो इसका 4 ही है, ठीक है। पर आप मेरे को ये बताओ इस A मैट्रिक्स के अंदर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के कितने माइनर्स एग्जिस्ट करेंगे, कितने करेंगे, 5C4, 5 माइनर्स एग्जिस्ट करेंगे ना, ठीक है। अब अगर उन पांचों माइनर्स में से कोई भी एक माइनर भी अगर नॉन जीरो हो गया तो मेरा रैंक तो कंफर्म 4 हो गया ना, लेकिन ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर एक भी नॉन जीरो है तो रैंक 4 है, ओके। लेकिन अगर रैंक 4 है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारे नॉन जीरो हैं, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो है ना, सारे जीरो हैं ये तो जरूरी नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा भी माइनर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का एग्जिस्ट कर सकता है जो जीरो हो इसके अंदर, तो उसमें क्या होगा, अगर उस माइनर पे बात करें तो उसको तो और रिड्यूस कर सकते हैं ना हम, अगर ऐसा माइनर चूज कर लिया जो खुद अगर हमारा जीरो है उसको तो हम और रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या कंसेप्ट आया, डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी का कंसेप्ट आया कि आप बेसिक वेरिएबल्स तो उन्हीं को कहना जितनी इसकी रैंक है, ठीक है ना, मींस अगर रैंक m कह रहे हो तो बेसिक वेरिएबल तो m ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब बेसिक वेरिएबल m रहेंगे, लेकिन मान लीजिए आपने कोई m ऑर्डर का माइनर चूज किया, ठीक है, और अगर आपका वो नॉन जीरो है, अगर वो माइनर नॉन जीरो है, इसका मतलब आपके सभी वेरिएबल्स नॉन जीरो आएंगे इसके कोरस्पोंडिंग, तो उस केस में क्या होगा, आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, जो बेसिक वेरिएबल है उनमें से कोई भी जीरो नहीं होगा, नॉन बेसिक जीरो होंगे, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, नॉन डीजेनरेट, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया आपने ऐसा माइनर चूज कर लिया वहां पर सोल्व करने के लिए जो खुद जीरो है, ठीक है ना, जैसे है रैंक, जैसे अभी माना था ना कि रैंक 4 है, ठीक है, लेकिन कोई 4 ऑर्डर का ऐसा माइनर एग्जिस्ट कर गया जो जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, उसको और भी तो रिड्यूस कर सकते हैं ना, उसको तो 3 पे लेके जा सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसको 3 पे भी लेके जा सकते हैं, और मान लीजिए वो 3 पे जाके नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास तो 3 ही बेसिक वेरिएबल आएंगे, मतलब बेसिक नहीं, मतलब नॉन जीरो वेरिएबल्स आएंगे एक्चुअल में, ठीक है, तो 3 ही नॉन जीरो वेरिएबल आएंगे। लेकिन हमने बेसिक वेरिएबल्स कितने कह रखे हैं, m कह रखे हैं,
एम को, और इन जनरल यहाँ पर केस के लिए एग्जाम्पल में क्या मान रखा है, एम को 4 मान रखा है। तो एक्चुअल में मेरे बेसिक वेरिएबल 4 हैं, ठीक है। तो अब मैं इस कंसेप्ट से बचने के लिए कि मैं जैसे ही माइनर चेंज करूंगा तो मेरे तो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल ही कम हो जाएंगे, किसी में m रहेंगे, किसी में m-1 रहेंगे, किसी में m-2 रहेंगे, ऐसे घटते बढ़ते जाएंगे। तो मैंने क्या किया, बेसिक वेरिएबल्स को फिक्स कर दिया नंबर, ठीक है, m। और यहां पर नया डेफिनेशन दे दी कि अगर बेसिक में भी कोई 0 हो गया तो फिर वो कैसा कह देंगे, सॉल्यूशन को डीजेनरेट सॉल्यूशन कह देंगे। और लेकिन अगर बेसिक में कोई 0 नहीं हुआ तो उसको कैसे कह देंगे, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन कह देंगे, ठीक है। ये सीधी सी बात है डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशंस की, ठीक है। जो अभी आप आगे ये देखिए आपके डीजेनरेशन की बात आ रही है, ये यही क्या कह रहा है, देखिए कि ए बेसिक सॉल्यूशन is degenerate if one or more of the basic variables vanish, कि अगर एक या एक से ज्यादा बेसिक वेरिएबल 0 हो गया तो आपका सॉल्यूशन डीजेनरेट है, अदरवाइज नॉन डीजेनरेट है, ठीक है। और यहां पर फिर आपका क्या सॉल्यूशन, यहां से देखिए इसी डिस्कशन से आपको एक सीधी सी थ्योरम, आपकी जो पहली थ्योरम आएगी वही बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी आपको, कि अगर आपके पास में जो ए मैट्रिक्स है वो अगर आपकी m क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है, और इसका रैंक हमने मान लिया m है, ठीक है, रैंक भी m है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके m ऑर्डर के सारे माइनर्स नॉन जीरो हैं तो उस केस में क्या होगा, आपके जितने भी बेसिक सॉल्यूशंस होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन डीजेनरेट, क्योंकि सारे माइनर्स नॉन जीरो, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन डीजेनरेट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या कह रहा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्ट भी करेंगे, एंड एग्जिस्ट करने की तो एक ही कंडीशन है भाई, इक्वल हो जाने चाहिए रैंक दोनों की, ए और ए बी की रैंक, ठीक है, एंड नॉन डीजेनरेसी, ठीक है ना, एग्जिस्ट भी करेंगे और सारे के सारे नॉन डीजेनरेट रहेंगे ऑफ ऑल पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज द लीनियरली इंडिपेंडेंस। तो उसके लिए क्या है कंडीशन, लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी सेट ऑफ m कॉलम्स। ये बिल्कुल एवरी वर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एवरी सेट का मतलब कोई भी सेट, मतलब कोई भी m कॉलम्स उठा रहा हूं, मतलब कोई भी माइनर ले रहा हूं यहां से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, तो उसका क्या मिल रहा है मुझे, वो नॉन जीरो मिल रहा है। मतलब कोई भी m कॉलम्स का सेट उठा रहा हूं तो वो कैसा मिल रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल रहा है। अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो मेरा जो एग्जिस्ट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, सारे एग्जिस्ट भी करेंगे और सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन भी होंगे, ठीक है। और इसी का दूसरा रूप ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है इन बी पार्ट सेकेंड पार्ट में, इन नेसेसरी and sufficient condition for any given basic solution, ठीक है ना, बेसिक सॉल्यूशन यही हो गया एक्स बी इक्वल्स टू बी इनवर्स बी टू बी नॉन डीजेनरेट, ठीक है, कि अगर कोई सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट है उसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ बी एंड m-1 कॉलम्स फ्रॉम बी, ठीक है ना। देखिए यहाँ वही एक बात है, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की कोई भी m कॉलम उठा रहा हूं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर यही बात मैं प्रूव कर देता हूं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, इसकी मैंने कोई भी m कॉलम्स उठाई और उनको मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, ए बी में बी मैट्रिक्स तो आ चुका ना, बी भी आ चुका और ए भी आ चुका, तो ये वाली बात तो उसके अंदर ही जा चुकी कि बी ले लो और m से ए से कोई m-1 ले लो, तो ये बात तो ए बी में जा ही चुकी। जब हम ए बी में ही इन जनरल कह देंगे कि कोई भी m ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, इसका मतलब ये भी तो केस उसमें आ लिया ना कि एक तो बी ले लो और m-1 ए से ले लो, तो ये केस इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसी थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे, क्या क्या कहती है ये थ्योरम, ये आप इसको इजीली ध्यान रखना कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन डिजेनरेसी ऑफ ऑल पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशंस इज द linearly independence of every set of m columns from the augmented matrix AB. Okay friends, thank you. next class में हम इसका proof पढ़ेंगे.